हेलो फ्रेंड्स, एफसी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रंट लाइन कोचिंग सेंटर की प्रस्तुति कंटिन्यू जारी है ऑनलाइन क्लासेस के रूप में। तो आज आपकी नई पेशकश के रूप में IAC 12 यानी BSCB 12 के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे आज कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो चैप्टर का नाम आपका है डिटर्मिनेंट्स, यानी 6 चैप्टर में भी पाया जाता है KC सिन्हा के बुक में। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्टिंग से ही चलते हैं, यानी इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, इसके रूल्स बतलाए जाएंगे और कैसे सारे चीज़ क्वेश्चन से रिलेटेड इसमें टर्मोलॉजी है उस सारे टर्मोलॉजी को हम लोग क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इससे पहले हम लोग मैट्रिक्स पढ़े हैं। मैट्रिक्स में ये सारा चीज़ जान चुके हैं कि ऑर्डर्स कैसे होते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, उस रो और कॉलम क्या होता है, ये सारे चीज़ को इससे पहले हम लोग जान चुके हैं। अब यहाँ पे जो कुछ भी बात करने जा रहे हैं वो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। तो डिटर्मिनेंट्स में मैट्रिक्स का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। उस रोल को किस तरीके से हम लोग पेश करेंगे वो यहाँ पे सारा चीज़ को प्रस्तुत किया जा रहा है। तो देखें सबसे पहले कि रैखिक समीकरणों को निकाय को मैट्रिक्स के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो रैखिक समीकरण होते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, आप लोग 10 क्लासेस में पढ़े होंगे। तो उस तरह का जो वेरिएबल 2 वेरिएबल वाले जो होते हैं उसको भी हम लोग मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स में बदल करके इसको सॉल्यूशन किया जाता है। फर्स्ट इक्वेशन में जैसे दिया हुआ है यहाँ पे कि a1x + b1y = c1। सेकेंड इक्वेशन में है a2x + b2y = c2। तो ये दो इक्वेशन है, इससे मैट्रिक्स के फॉर्मेशन में कैसे दिया जाएगा तो देने वाली बात जो है यहाँ पे उसको इंडिकेशन किया गया है। तो देखिए यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है x के और y के फर्स्ट इक्वेशन में, उसको हम लोग फर्स्ट रो में लिख देंगे और सेकेंड इक्वेशन के जो कंपोनेंट है x और y के, इसको हम लोग सेकेंड रो में लिख देंगे। और यहाँ पे मैट्रिक्स का जो दूसरा टर्म रहेगा यहाँ पे हम लोग ये x और y को ही लिख देंगे। बाकी लास्ट में = के बाद c1 और c2 जो बचता है इसे भी मैट्रिक्स के रूप में इंडिकेट कर दिया गया। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं मैट्रिक्स में, उसमें सारा चीज़ जोड़ने, घटाने, गुना करने, सारा चीज़ भाग वगैरह के बारे में भी जान चुके हैं कि मैट्रिक्स में कैसे ये सारे चीज़ को निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स का डेफिनेशन होता है क्या है। डिटर्मिनेंट्स को हिंदी में सारणिक कहा जाता है, यानी सभी स्क्वायर मैट्रिक्स के संगत एक संख्या होता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स का सारणिक कहलाता है। जैसे इसमें डिटर्मिनेंट्स में सबसे मेन बात यह है कि मेन रोल इसका रहता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, यानी जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा उसी का डिटर्मिनेंट्स हम लोग निकालते हैं। अदरवाइज अगर उसका ऑर्डर बदलता है स्क्वायर मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली तो उसका हम लोग डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स यहाँ पे। और जो डिटर्मिनेंट्स होता है उसका सिंबल होता है, संकेत होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ये भी एक सिंबल है। इसे भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कहते हैं। इसे मॉड ए के रूप में नहीं समझा जाता है क्योंकि मॉड एक दूसरा चीज़ होता है और मॉड यहाँ पे इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि मॉड हटता है तो आपको पता है कि इसके अंदर के कंपोनेंट का जो माइनस साइन होता है उसका चेंज होकर पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरह का कंडीशन नहीं है। इसे भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के रूप में समझा जाएगा। यानी ये 3 सिंबल्स यहाँ पे जो दिख रहे हैं ये डिटर्मिनेंट्स का सिंबल है और डिटर्मिनेंट्स के ही रूप में इसे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स के कितने टाइप्स हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो फंडामेंटल में सबसे देखेंगे यहाँ पे कि ऑर्डर 1 मैट्रिक्स का सारणिक, मतलब एक ऑर्डर के मैट्रिक्स रहेंगे जो ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन एराइज किया जाता है तो उसका डिटर्मिनेंट्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। जैसे एक कंपोनेंट है A11, ये एक मैट्रिक्स है। अगर इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना रहेगा तो सिर्फ हमें A11 ही यहाँ पे रहेगा। एक एग्जांपल और है यहाँ पे कि A मैट्रिक्स है जिसका कंपोनेंट A11 है और जब इसे हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट्स तो A11 ही बचेगा। इस तरीके से एक एग्जांपल और, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स A है और इसका वैल्यू -2 है। अगर इसका हम लोग डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो -2 ही बचेगा। ये नहीं सोचने वाली बात है कि यहाँ पे ये मॉड वाला सिचुएशन नहीं समझना है कि वो -2 है तो प्लस में हो जाएगा, इस तरह का चीज़ नहीं होता है यहाँ पे। तो सेकंड ऑर्डर में चलेंगे, यहाँ पे सेकंड टाइप्स में चलेंगे। तो ऑर्डर 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक मैट्रिक्स है
यहाँ पे ये जो था ये 1 into 1 का ऑर्डर था। अब यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं तो 2 into 2 का ऑर्डर है। ये 2 into 2 का ऑर्डर यानी ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पे वैल्यू ए का दिया हुआ A11, A12, A21, A22, इसका निकालना है डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स जब निकालेंगे तो इसको ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, A11 A22, तो A11 A22 हो गया। उसके बाद बीच में माइनस का सिंबल रहता है और मल्टीप्लाई फिर ऐसे करेंगे A12 और A21। इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन के बाद माइनस होगा, उसके बाद जो हमें नंबर्स मिलेंगे वो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू होगा। और डिटर्मिनेंट्स का जब वैल्यू निकालेंगे तो वो जनरली रियल नंबर होता है या कम्प्लेक्स नंबर होता है। कम्प्लेक्स नंबर भी 11 क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं, और रियल नंबर तो बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, 7, 8, 9, 10 वगैरह से। तो ये डिटर्मिनेंट्स में आंसर जनरली रियल नंबर, कम्प्लेक्स नंबर को ज़्यादा प्रमोट करता है। तो हम लोग थर्ड टाइप में चलेंगे। थर्ड टाइप में ऑर्डर 3 मैट्रिक्स का कैसे डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया गया है और इसका जो ऑर्डर है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 into 3 का ऑर्डर है। तो 3 into 3 का ऑर्डर में है कि A = A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, यानी 3 into 3 का ऑर्डर है। तो इसको देखिए डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ A = हम लोग एक ऊपर वाले रो से चल रहे हैं, A11, A11। जब A11 यहाँ पे लेंगे तो इसका छोड़ करके, इसका रो और कॉलम को छोड़ने के बाद यहाँ पे 4 कंपोनेंट बच जाते हैं। क्या बच रहा है? A22, A23, A32, A33, ये 4 कंपोनेंट जो बच रहे हैं उसको यहाँ पे सेट कर दिया गया। उसके बाद सेकंड वाला में चलेंगे तो सेकंड में जब यहाँ पे लेते हैं कंपोनेंट को तो बीच में माइनस का सिंबल रहता है यहाँ पे, तो माइनस का सिंबल दे देंगे। देने के बाद जब A12 को चलेंगे तो इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, यानी A21, A23, A31, A33 बचेगा। अब लास्ट में A13 लेकर चलेंगे, A13 लेकर चलेंगे तो इसका भी रो और कॉलम छोड़ देना है, तो यहाँ पे ये 4 कंपोनेंट बच जाते हैं, यानी A21, A22, A31, A32, ये 4 कंपोनेंट को यहाँ पे लिख दिया गया। लिखने के बाद जो 2 into 2 का ऑर्डर है, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का सिंबल, और इसको ऐसे करेंगे। बाकी जो जितने बचे हैं उसमें भी इसी तरीके से हम लोग रूल को फॉलो करेंगे, और जो लास्ट में एग्जैक्ट कैलकुलेशन के बाद नंबर मिलेगा वही 3 into 3 मैट्रिक्स का जो होता है उसी का डिटर्मिनेंट्स के रूप में हम लोग फाइंड कर लेंगे। ये इक्वेशन थोड़ा सा लंबा है लेकिन इसे आसानी से फाइंड किया जा सकता है। अब इसके कुछ नोट्स देखें, इसका रूल क्या होता है वो रूल हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखें, इसे नोट डाउन कर लें। हाँ, तो अब इसमें देखेंगे हम लोग कि इसका नोट में पॉइंट्स कुछ दिए हुए हैं, उस पॉइंट को समझना ज़रूरी है। जो हमारे कुछ शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसमें हमें काफ़ी आसानी हो जाती है, तो इसलिए इस पॉइंट को भी जानना ज़रूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट कि जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता है उसका डिटर्मिनेंट्स नहीं निकाला जाएगा। स्टार्टिंग में ही हम लोग बात कर लिए, इसको नोट में भी जान लेंगे, क्योंकि ऐसा एक फोकस हो जाएगा कि इस तरह का चीज़ होता ही नहीं है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं रहेगा हमें। तो ये फाइनली माइंड में सेट कर लो कि जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है उसका डिटर्मिनेंट्स हम नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि इसका कारण है क्योंकि डिटर्मिनेंट्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए। ये एकदम क्लियर है, इस चीज़ को एकदम क्लियर कर लें आप लोग कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट्स निकाला जाता है। कारण इसका ये है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए, नहीं ऐसा होता है तो उसका डिटर्मिनेंट्स नहीं निकाला जा सकता। सेकंड नोट में देख लेंगे आप लोग कि डिटर्मिनेंट्स को किसी भी रो या कॉलम के साथ में विस्तार किया जाए तो इसका मान नहीं बदलता है। जैसे मान लीजिए कि 3 into 3 का ऑर्डर का है, एक मैट्रिक्स हमें है, मान लीजिए इस तरह का रो, फर्स्ट 3 रो है यहाँ पे, कॉलम भी यहाँ पे मान लीजिए 3 है, तो R1 से निकालिएगा तो उतना ही आंसर आएगा, R2 से भी निकालेंगे तो वही आंसर आएगा, R3 से निकालेंगे तो वही आंसर आएगा। तो किसी भी रो से चलिए या कोई कॉलम से चलिए, मान लीजिए C1 है, C2 है, C3 है, किसी से भी वैल्यू निकालें, फार्मूला के रूप में किसी भी रो या कॉलम को फार्मूला में एडजस्ट करेंगे और उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, तो आंसर कभी बदलता नहीं है, हमेशा सेम होता है। नेक्स्ट है कि थर्ड ऑर्डर यानी ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट्स में 3 रो और 3 कॉलम होते हैं, यानी उसके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, अवयवों की जो संख्या होती है 9 हो जाती है, और डिटर्मिनेंट्स का मान किसी भी रो या कॉलम में ले जा करके इसके विस्तार करके निकाला जा सकता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद अब हम दूसरा चीज़ जानेंगे, तो नेक्स्ट में टॉपिक में देखिए कि को फैक्टर कैसे निकालेंगे और माइनर कैसे निकालेंगे। तो माइनर और को फैक्टर निकालने का तरीका, तो इसे स्टूडेंट नोट डाउन कर लेंगे।
हाँ, तो अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में है हमारा माइनर और को फैक्टर के बारे में जानेंगे। तो देखिए एक डिटर्मिनेंट्स का एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू A1 A2 A3 फर्स्ट रो में है B1 B2 B3 C1 C2 C3। ऐसे एक चीज़ और यहाँ पे बता दें, ये जो फर्स्ट रो है इसे हम लोग R1 के द्वारा इंडिकेट करते हैं, ये सेकेंड रो है इसको हम लोग R2 के द्वारा इंडिकेट करते हैं, ये थर्ड रो है इसे R3 के द्वारा। यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम है तो इसको C1 बोलते हैं, ये C2 है और ये C3 है। तो इस तरीके से इसका सिंबल है और इस सिंबल के माध्यम से हम इस रो और कॉलम को पहचानते हैं और इसका अपना नाम देते हैं। तो यही नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, जहाँ पे हम लोग को इंटरचेंजिंग करना रहता है, बदलना रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन करना रहता है, तो वहाँ पे ध्यान देते हैं। तो अब समझने वाली बात यह है कि माइनर्स, जिसे हम लोग हिंदी में उपसारणिक के नाम से जानते हैं, तो पहले माइनर्स के बारे में देख लें, उसके बाद को फैक्टर के बारे में भी जानेंगे। तो जब भी माइनर्स निकालना हो, जैसे निकालेंगे कि A1 का माइनस, A1 का माइनस निकालना हो तो हम लोग यहाँ पे क्या A1 छोड़ करके बाकी जो रो और कॉलम बचेंगे, यहाँ से A1 का यहाँ पे एक रो और ये कॉलम ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये 4 कंपोनेंट बचते हैं, यानी B2 B3 C2 C3। ये जो बच गया यही हमारा माइनस है। मान लीजिए बीच से किसी का निकालना है, मान लीजिए C2 का माइनस निकाल रहे हैं, C2 का माइनस, तो C2 का रो और कॉलम छोड़ देंगे तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा और ये भी ख़त्म हो जाएगा, यानी A1 A3 B1 B3, A1 A3 B1 B3 ये बच जाएगा। तो माइनस ऐसे निकाला, और किसी का भी निकालना हो, जैसे यहाँ पे B1 का निकाल रहे हैं, B1 का माइनस, तो ये B1 है तो B1 का ये रो पूरा और ये कॉलम पूरा छोड़ देंगे, यानी A2 A3 C2 C3 बचेगा। यहाँ पे बच गया A2 A3 और C2 C3। तो ये तरीका है, चाहे जिसमें इसके अंदर 9 कंपोनेंट हैं, 9 कंपोनेंट में से किसी का भी माइनस निकालना हो या सभी का निकालना हो तो हम लोग इसी तरीका को फॉलो करेंगे और इसी के माध्यम से इसको निकालना जानेंगे। नेक्स्ट में अब हम लोग चलते हैं को फैक्टर कैसे फाइंड करना है। इसे हिंदी में सहखंड कहा जाता है। तो को फैक्टर जब निकालना रहेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लें, जैसे A1 का को फैक्टर, तो A1 जो है इस सब का पोजीशन भी बताया जा चुका है। जैसे इसको 1-1 कहा जाता है, इसको 1-2 कहा जाता है, ये 1-3 है, ये 2-1 है, ये 2-2 है, ये 2-3 है, ये 3-1 है, ये 3-2 है, ये 3-3 है। ये सब प्लेस का नेम भी है, इस प्लेस के हिसाब से ही काम करते हैं। तो A1 हमारा 1-1 पोजीशन पे है, तो इसको लिखने के लिए -1 का पावर, ये जो प्लेस का जो नाम दिया हुआ है 1-1, ये दोनों को 1 + 1 ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद इसके रो और कॉलम को छोड़ करके जो कंपोनेंट बच जाते हैं उसको लिख देंगे। जैसे यहाँ पे कंपोनेंट क्या बच गया, B2 B3 और C2 C3। तो अब इसको सॉल्व कर दें, -1 का पावर 2 होगा, यानी प्लस हो जाएगा नंबर, इसी को कैलकुलेशन कर जाएंगे, मिल जाएगा। फिर इसमें से और किसी का निकाल देते हैं, जैसे B2 का निकाल रहे हैं, B2 का को फैक्टर्स, B2 का प्लेस है 2-2, तो -1 का पावर 2 + 2 हो जाएगा। बाकी इसको छोड़ के, इसका रो और कॉलम को छोड़ करके जो बचा, यानी A1 A3 बचा, A1 A3 और C1 C3, इसी को फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा को फैक्टर निकल जाएगा। तो फाइनली इसको समझ ले, बस हम समझाने के लिए बता दिए। बहुत सारे क्वेश्चन में सभी का को फैक्टर और माइनर निकालना होगा, किसी में स्पेशल इंडिकेशन रहेंगे उसी का निकालना होगा, तो हम उसी के अनुसार इसमें क्लियर करेंगे। बाकी इस डिटर्मिनेंट्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ दिए हुए हैं, उस प्रॉपर्टीज़ को हम 1 बाय 1 क्लियर करते हैं, बाकी फिर सीधा एक्सरसाइज में। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट देखिए आप लोग, प्रॉपर्टी में हम लोग चल रहे हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी की ओर ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टी फर्स्ट में है, किसी डिटर्मिनेंट्स के रो को संगत कॉलम में बदलने पर डिटर्मिनेंट्स का मान नहीं बदलता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे इंटरचेंजिंग करने पे, जैसे मान लीजिए मोड ए है, इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो 2 यहाँ पे ये है, इसका रो और कॉलम छोड़ करके लिख देंगे यहाँ पे 2 3 1 5, फिर -3 यहाँ पे ले लेंगे, बीच वाला माइनस होता है आप लोगों को पता है, फिर इसका भी रो और कॉलम छोड़ देंगे 1 3 0 5, फिर लास्ट में है यहाँ पे 4, इसका भी रो कॉलम छोड़ देंगे तो 1 2 0 1,
ये यहाँ पे इसका वैल्यू है, सॉल्व कर देंगे इसे तो 2 मल्टीप्लाई इसको इससे करते हैं 10 हो जाएगा -3, यहाँ -3 है, 5 - 0 फिर +4 है, यहाँ पे 1 - 0 हो जाएगा। फाइनली जब सॉल्व करेंगे 10 में से 3 जाएगा, 7 × 2 = 14 हो जाएगा, -3 × 5 यहाँ पे बच जाएगा और 4 × 1 हो जाएगा, यानी 14 - 15 और +4, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा 18 - 15, यानी 3 आंसर बचता है। यहाँ पे अब इंटरचेंजिंग इसको करके देख लेते हैं। इंटरचेंजिंग R1 एंड R3, R1 और R3 को इंटरचेंजिंग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू डिटर्मिनेंट्स का, इसको चेंज करेंगे। 2 3 जो 4 है वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ वाला वहाँ चला जाएगा, 0 1 5 और 1 2 3 अपने जगह पे रहेगा, 2 3 4 यहाँ पे आ गया। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर सेम हो रहा है। यहाँ पे हम लोग स्थान को बदल दिए हैं और जब इसका स्थान को चेंज किया जाता है तो उससे भी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट यहाँ पे है 0, तो यहाँ पे इस रो और कॉलम को छोड़ करके 2 3 3 4, सेकंड वाला माइनस में रहता है यानी -1, तो इसको भी छोड़ देंगे तो 1 3 और 2 4, लास्ट में +5, इसका भी रो और कॉलम छोड़ देंगे 1 2 2 3, इसे सॉल्यूशन किया जाएगा। यहाँ पे 0 है तो 0 वाले कंपोनेंट में 0 ही रहता है, इसलिए इसको सॉल्यूशन नहीं करेंगे। अब -1 है इनटू, यहाँ पे हो जाएगा 1 को 4 से करेंगे 4 ही रहेगा, -6 हो जाएगा, +5 यहाँ पे इससे करेंगे 3 - 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0 को छोड़ देते हैं, यहाँ पे -1 इंटू -2 बच रहा है, +5 इंटू -1 बच रहा है। तो ये चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पे। और साइन में सिर्फ चेंजिंग हो जाता है, तो घटाने के बाद यहाँ पे माइनस क्या होगा, +2 हो जाएगा और -5 यानी -3। कंपोनेंट में कोई इजाफा नहीं होता, सिर्फ साइन वगैरह चेंज होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी है कि किसी डिटर्मिनेंट्स का मान शून्य होता है यदि इसका कोई 2 रो या कॉलम समान हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि R1 और R2 ये दोनों का वैल्यू R3 का, ये R2 है और यहाँ पे R3 है। 1 2 3 R1 का वैल्यू भी उतना ही है जितना R3 का वैल्यू है। तो जब इसे इस फार्मूला पे हम लोग सोल्व करेंगे तो इसका आंसर हमेशा 0 आ जाता है। ये इसका प्रॉपर्टी है। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 में चलते हैं। प्रॉपर्टी 3 में ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। प्रॉपर्टी 3 में है एक डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू यहाँ पे लिखा गया है। एग्जाम्पल के माध्यम से फटाफट आप समझ लें, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। जैसे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 है। लेकिन एक दूसरा डिटर्मिनेंट्स का एग्जांपल लेते हैं, डेल्टा डैश यहाँ पे इसको इंडिकेट किया गया है। जैसे M एक कंपोनेंट जो है सभी R1 में लिया गया है। तो जब इस तरह का कंडीशन रहता है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं M डिटर्मिनेंट्स ऐसे इंडिकेट, मतलब M एक ही चीज़ में कॉमन है तो उसको बाहर लेकर के ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं। उसी तरीके से प्रॉपर्टी 4 में है, यहाँ पे इस तरीके से इंडिकेट है तो दूसरे हिसाब से लिखने का प्रोसेस हम लोग ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे इसके साथ जो ऐड किया गया था तो यहाँ पे बीच में प्लस का सिंबल दे देंगे, α1 B1 C1, α2 B2 C2, α3 B3 C3। इसके करने के बाद आप सॉल्व करने का फार्मूला जो पहले बता चुके हैं उसी फार्मूला पे सॉल्व करके इसे आंसर ले आएंगे। तो इस प्रकार से इसे सजा सकते हैं। प्रॉपर्टी नेक्स्ट पे ध्यान देंगे और ये प्रॉपर्टी के माध्यम से समझना है। और ये सारे कुछ और प्रॉपर्टी एक आध दो रहेंगे, वो क्वेश्चंस में हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो हम लोग का वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है, उसके मद्देनज़र इसको आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे और जो क्वेश्चन आपके ISC वाले 12 के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान से आप लोग देखेंगे। तो थैंक यू गाइज, ओके।